हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीडीपी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह क्या कर रहा है? रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहा है, जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ना तो ये कम कर रहे हैं, ना तो उसका अनुसरण करे, बल्कि ये बढ़ाने का काम करे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने, ठीक है, किसन नहीं होगा, किसने होगा। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन सक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? चार्ल्स स्पीयरमैन, एल्फ्रेड बिनेट, थियोडोर साइमन, हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर इज़ अ करेक्ट आंसर। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है? व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय और सामाजिक, क्योंकि वो सोशल और एक्टिव होना सिखाती है। ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या है? अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील कक्षा में बच्चे टीचर से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी एंड डी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया। बुद्धि को 2 कारकों में विभाजित किया, सामान्य व विशिष्ट। बौद्धिक गुणों को 3 आयामों, संक्रियाओं, सामग्री व उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया। तर्क दिया कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है। तो जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही बुद्धि 8 प्रकार की बताई है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस चरण पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? तो इसमें कई लोग सोचते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नहीं, उसने ज़रूरत की बात करी है। ठीक है। तो इसने ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे दंड मिल सकता है, ये अपराध है। तो इसमें ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बोला है। ठीक है। ज़रूरतों की बात होती है तो ऑप्शन हमारा एक ही होता है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यानी कि यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता। ओके, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चों के भावनात्मक विकास की द्योतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है, बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है, का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। देखिए, पियाजे ने बोला है कि बच्चा पहले सोचता है फिर भाषा का प्रयोग करता है, जबकि वाइगोत्स्की ने बोला भाषा बच्चों के सोचने में मदद करती है, उसको बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया? सहकारात्मक अधिगम, पाठ प्रदान करना, पाठ प्रदान करना का मतलब है स्कैफोल्डिंग, सहायक अधिगम, प्रतिपादक अध्यापन। देखिए, जहाँ पे भी बात हो जाए टीचर सेंटर्ड की, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। ये साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि बच्चों के अनुसार हमें पढ़ाना है, चिल्ड्रंस को सेंटर्ड में रखना है, ना कि टीचर्स को। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन, पृथक्करण और नामीकरण, सहयोगपूर्ण सीखना। तो नामीकरण और पृथक्करण करना समावेशी शिक्षा नहीं सिखाती है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शा कर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? समावेशन, लाक्षणिक प्रकारिता यानी सेमेटिक फंक्शन, प्रतिवर्ती सोच, संरक्षण। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लाक्षणिक प्रकारिता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समावेश के सिद्धांत क्या प्रस्तावित करते हैं? विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति का रवैया, बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों के लिए समान और मानक पाठ्यक्रम, प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि या क्षमताओं की भिन्नता होते हुए भी उसके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण करना। जी हाँ, समावेशी शिक्षा उसका पूरा चारों ओर से विकास करने का सोचती है। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है?
वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, बिल्कुल नहीं। दूसरों को परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता, जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है उस विकास को परिभाषित करता है जो गर्भाधान से शुरू होता है और जीवन पर समाप्त होता है? तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है? निरंतर विकास का सिद्धांत। ओके, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है? यहाँ पे बैलेंस बनाने की भी बात कही है, इसलिए हमारा सही आंसर 24 माह हो जाएगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे इसमें 12 माह होना चाहिए या 18 माह, नहीं, यहाँ पे कूद भी रहा है प्लस बैलेंस भी बना रहा है, इसलिए 24 माह इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ बच्चों में अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता नजर आती है और इसके विपरीत भी होता है। वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ एवं पितृपक्षों का नियम, संयोग का नियम? तो इसका सही आंसर है प्रत्यागमन का नियम। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक, फिर